रॉबर्ट टी कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड, ये सिर्फ एक किताब का नाम नहीं है, ये तो मतलब एक पूरा आंदोलन बन चुका है। बिल्कुल। आज हम इसी सोर्स मटेरियल को थोड़ा खंगालने वाले हैं। ये वो किताब है जिसने दुनिया भर में पता नहीं कितने लाखों लोगों को पैसे के बारे में सोचने का तरीका ही बदल दिया। हाँ, और सच कहूं तो इसके कुछ आइडियाज इतने अलग हैं, इतने क्रांतिकारी हैं कि पहली बार में तो यकीन ही नहीं होता। सही बात है। तो हमारा आज का मकसद सिर्फ ये बताना नहीं है कि किताब में क्या लिखा है, बल्कि ये समझना है कि इसके पीछे की सोच क्या है। बिल्कुल। हम दो पिताओं की मतलब दो बिल्कुल अलग दुनिया में झांकेंगे, अमीर और गरीब की मानसिकता के फर्क को समझेंगे और उन जरूरी सबकों को निकालेंगे जो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। तो कहानी शुरू होती है लेखक के दो पिताओं से। एक है उनके असली पिता, जिन्हें वो पुअर डैड कहते हैं। ये बहुत पढ़े लिखे इंसान थे, पीएचडी थे, सरकारी नौकरी में ऊंचे पद पर थे, लेकिन पैसों को लेकर हमेशा परेशान रहते थे। और दूसरे थे उनके दोस्त माइक के पिता, जिन्हें वो रिच डैड कहते हैं, और वो सिर्फ 8वीं पास थे। हाँ, सिर्फ 8वीं पास, लेकिन अपने दम पर उन्होंने हवाई में एक बहुत बड़ा कारोबारी साम्राज्य खड़ा कर लिया था। और दिलचस्प बात यह है कि दोनों ही अच्छे इंसान थे, दोनों ही मेहनत में यकीन रखते थे, लेकिन पैसे को लेकर उनकी सलाह में जमीन आसमान का फर्क था। और यही टकराव इस पूरी चर्चा की नींव है, तो चलिए इसी टकराव से शुरू करते हैं। जरूर। एक तरफ पढ़े लिखे पुअर डैड की सलाह थी, बेटा खूब मन लगाकर पढ़ो, अच्छे नंबर लाओ, मतलब ताकि तुम्हें किसी बड़ी कंपनी में एक सुरक्षित अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी मिल सके। ये हम सब ने सुना है। हाँ बिल्कुल। उनके लिए सबसे बड़ा सपना था अपना घर, जिसे वो अपनी सबसे बड़ी संपत्ति मानते थे। जबकि रिच डैड की दुनिया वो बिल्कुल ही अलग थी। उनका तो मंत्र था, पैसे के लिए काम मत करो, पैसे से अपने लिए काम करवाओ। ये बात ही अपने आप में मतलब हजम करना मुश्किल है शुरू में। हाँ, और वो अपने घर को संपत्ति नहीं बल्कि एक दायित्व यानी लायबिलिटी मानते थे। अच्छा। जहां पुअर डैड के घर में खाने की मेज पर पैसे की बात करना लगभग मना था, वहीं रिच डैड के यहाँ यही सबसे पसंदीदा विषय होता था। ये सोच का कितना बड़ा फर्क है। एक पिता कहते थे, जब पैसे की बात हो तो सुरक्षित खेलो, ज्यादा जोखिम मत लो। और दूसरे कहते थे, जोखिम से डरो मत, उसे मैनेज करना सीखो। एक को जैसी ही सैलरी मिलती, वो सबसे पहले अपने सारे बिल चुका देते थे। और दूसरे, वो अपने बिल सबसे आखिर में चुकाते थे। ये तो बिल्कुल अलग अलग रास्ते थे, और लेखक को बचपन में ही इनमें से एक को चुनना था। और इसी चुनाव ने एक 9 साल के बच्चे के मन में वो सवाल पैदा किए जो ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी में नहीं पूछते। यहीं से असली वित्तीय शिक्षा की शुरुआत हुई। तो इसी के साथ किताब के पहले और शायद सबसे झकझोर देने वाले सबक पर आते हैं। अमीर पैसे के लिए काम नहीं करते हैं। बाकी अमीर कैसे बनते हैं? तो उन्होंने कोई लेक्चर नहीं दिया। नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने उसे और उसके दोस्त माइक को अपने एक स्टोर में काम पर रख लिया। और तनख्वाह क्या थी? 10 सेंट प्रति घंटा। 10 सेंट। वो भी शनिवार के दिन, जब सारे बच्चे खेल रहे होते थे। हाँ, वो चाहते थे कि ये बच्चे किताबी ज्ञान नहीं बल्कि जिंदगी का असली अनुभव लें। और हुआ भी वही। 3 हफ्ते तक धूल साफ करने और सामान जमाने के बाद लेखक का सब्र जवाब दे गया। दे ही जाएगा। वो शिकायत लेकर रिच डैड के पास पहुंचे कि ये तो मजदूरी है, पैसे बहुत कम हैं और आपने मुझे कुछ सिखाया भी नहीं। और यहाँ रिच डैड ने उन्हें जिंदगी का पहला बड़ा सबक दिया। उन्होंने कहा, जिंदगी तुम्हें बोलकर नहीं सिखाती, वो तुम्हें धक्के मार के सिखाती है। वाह। नहीं समझते कि असली समस्या उनकी अपनी सोच है। बिल्कुल। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो कमाल था। लेखक को लगा कि अब उनकी तनख्वाह बढ़ेगी, लेकिन रिच डैड ने उनकी 10 सेंट की तनख्वाह भी बंद कर दी। हाँ, उन्होंने कहा, आपसे तुम मुफ्त में काम करोगे। मैं तो सोच भी नहीं सकता कि एक 9 साल के बच्चे पर क्या बीती होगी। ये एक मनोवैज्ञानिक दांव था। इसका मकसद उन्हें पैसे के लिए काम करने के जाल से बाहर निकालना था। अच्छा। रिच डैड ने समझाया कि ज्यादातर लोगों की जिंदगी 2 भावनाओं से चलती है, डर और लालच। डर और लालच कैसे? नौकरी छूट जाने का डर उनसे सुबह उठकर काम करवाता है। ठीक है। और जब तनख्वाह मिलती है तो ज्यादा चीजें खरीदने का लालच उनसे सारा पैसा खर्च करवा देता है। और यही तो रैट रेस है, यानी चूहे की दौड़। ये बात सच में चुभती है। हम सब ने महसूस किया है। महीने के अंत में सैलरी का इंतजार करना। हाँ। और फिर देखते ही देखते बिलों और ईएमआई में उसका गायब हो जाना। ये एक कभी ना खत्म होने वाला चक्र लगता है। बिल्कुल। उठो, काम पर जाओ, बिल चुकाओ और फिर से वही। रिच डैड का सबक ये था कि भावनाओं से यानी डर और लालच से सोचने के बजाय अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। तो जब तनख्वाह बंद हो गई तब उन्होंने दिमाग का इस्तेमाल किया। हाँ, तब दोनों बच्चों ने सोचना शुरू किया। उन्होंने देखा कि स्टोर में पुरानी कॉमिक्स फेंकी जा रही हैं
तो उन्होंने उन कॉमिक्स को इकट्ठा कर एक लाइब्रेरी बना ली अरे वाह। और दूसरे बच्चों से 10 सेंट लेकर उन्हें पढ़ने देने लगे। उन्होंने पैसे के लिए काम करने के बजाय पैसे बनाने का एक अवसर खोज लिया था। मतलब दिमाग को डर और लालच के ऑटो पायलट मोड से हटाकर अवसर खोजने वाले मोड में डालना। ये तो सिर्फ पैसे की नहीं, जिंदगी की भी बहुत बड़ी सीख है। यही तो मानसिक बदलाव है। एक कर्मचारी की तरह सिर्फ तनख्वाह के बारे में सोचने से हटकर एक मालिक या निवेशक की तरह मौकों के बारे में सोचना। ठीक है, तो अगर कोई इस रैट रेस से बाहर निकलना चाहता है तो उसे अपनी सोच बदलनी होगी। लेकिन सोचने के बाद वो करे क्या? मतलब पहली चीज क्या है जिस पर वो ध्यान दे? हाँ, और यहीं पर किताब का दूसरा और शायद सबसे प्रैक्टिकल आइडिया सामने आता है। कौन सा? और ये इतना सरल है कि लोग इस पर यकीन ही नहीं करते। रिच डैड का नियम था, तुम्हें बस एक चीज जानने की जरूरत है, संपत्ति यानी एसेट और दायित्व यानी लायबिलिटी के बीच का अंतर। हाँ, सुनने में तो ये किसी अकाउंटिंग क्लास का टॉपिक लगता है, पर उनकी परिभाषा कमाल की है। बिल्कुल, कोई जटिल परिभाषा नहीं। उन्होंने कहा, एक संपत्ति एसेट वो चीज है जो आपकी जेब में पैसा डालती है, और एक दायित्व यानी लायबिलिटी वो चीज है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। बस कहानी खत्म। आपको सिर्फ कैश फ्लो की दिशा देखनी है, पैसा अंदर आ रहा है या बाहर जा रहा है। और इसी सरल नियम के आधार पर वो कहते हैं कि अमीर लोग संपत्ति जमा करते हैं, जबकि गरीब और मध्यम वर्ग के लोग दायित्व खरीदते हैं, ये सोचकर कि वो संपत्ति है। और यहाँ सबसे बड़ा और सबसे विवादास्पद उदाहरण आता है, आपका अपना घर। सही पकड़ा। ज्यादातर लोग मानते हैं कि उनका घर उनकी सबसे बड़ी संपत्ति है, लेकिन रिच डैड के कैश फ्लो के नियम के हिसाब से सोचिए। अगर आपके घर पर होम लोन है, आप हर साल प्रॉपर्टी टैक्स देते हैं, उसके मेंटेनेंस पर पैसा खर्च करते हैं, तो वो घर हर महीने आपकी जेब से पैसा निकाल रहा है। तो मतलब वो एक दायित्व है, संपत्ति नहीं। बिल्कुल। एक मिनट, लेकिन ये बात हजम करना थोड़ा मुश्किल है, खासकर हमारे जैसे देश में जहां अपना घर बनाना जिंदगी का सबसे बड़ा सपना माना जाता है। हाँ, ये बहुत ही जरूरी सवाल है। और किताब ये नहीं कहती कि घर मत खरीदो। अच्छा। वो ये कहती है कि घर को अपनी सबसे बड़ी संपत्ति समझने की गलती मत करो। यहाँ सोच में एक बारीक सा फर्क है। वो क्या? अगर आप उस घर में खुद रह रहे हैं और उसकी ईएमआई चुका रहे हैं, तो वो आपके लिए एक दायित्व है। हाँ। लेकिन अगर आपने एक घर खरीद कर उसे किराए पर दे दिया है और उस किराए से आपकी ईएमआई और दूसरे खर्चे निकलकर भी आपकी जेब में कुछ पैसा आ रहा है, तो वही घर आपके लिए एक संपत्ति बन जाता है। अच्छा, तो मतलब ये नहीं कि घर खराब है, बल्कि उसका इस्तेमाल कैसे हो रहा है ये तय करता है कि वो संपत्ति है या दायित्व। बिल्कुल। किताब में दिए गए कैश फ्लो पैटर्न्स इसे और भी साफ कर देते हैं। हाँ, वो डायग्राम्स बेहतरीन है। एक गरीब व्यक्ति का कैश फ्लो दिखाता है कि आमदनी आती है और सीधे खर्चों में चली जाती है, महीना खत्म, पैसा खत्म। और मध्यम वर्ग? मध्यम वर्गीय व्यक्ति के साथ सैलरी आती है, लेकिन उसका एक बड़ा हिस्सा होम लोन, कार लोन, क्रेडिट कार्ड के बिल जैसे दायित्वों को चुकाने में चला जाता है। और वो उन दायित्वों को संपत्ति समझते हैं। हाँ, और फिर आता है अमीर व्यक्ति का कैश फ्लो। उनकी आमदनी का मुख्य स्रोत नौकरी नहीं, बल्कि उनका संपत्ति वाला कॉलम होता है। बिल्कुल, जैसे रियल एस्टेट से आने वाला किराया, स्टॉक से मिलने वाला डिविडेंड, बॉन्ड्स से ब्याज। ये आमदनी उनके खर्चों को आराम से पूरा करती है। और जो पैसा बचता है वो उसे और संपत्ति खरीदने में लगा देते हैं। और यही वो इंजन है जो अमीरों को और अमीर बनाता है। उनका संपत्ति वाला कॉलम लगातार बढ़ता रहता है, जो और ज्यादा आमदनी पैदा करता है। उनका पैसा 24 घंटे उनके लिए काम कर रहा होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें अपना पूरा ध्यान और पैसा संपत्ति वाले कॉलम को बनाने में लगाना चाहिए। हाँ। और इसी से जुड़ा है किताब का तीसरा सबक, अपने काम से काम रखो, माइंड योर ओन बिजनेस। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरों के काम में दखल ना दें। यहाँ बिजनेस का मतलब है आपका अपना संपत्ति वाला कॉलम। अच्छा। किताब कहती है कि लोग अक्सर अपनी नौकरी यानी प्रोफेशन और अपने बिजनेस में भ्रमित हो जाते हैं। आपकी नौकरी आपका पेशा है जिससे आपकी तनख्वाह आती है, लेकिन आपका बिजनेस वो है जहां आप अपनी उस तनख्वाह को लगाते हैं ताकि वो बढ़ें। इसका सबसे जबरदस्त उदाहरण मैकडॉनल्ड्स के संस्थापक रे क्रोक का दिया गया है। हाँ, वो कमाल का है। जब उन्होंने छात्रों से पूछा कि वो किस बिजनेस में हैं, तो सबने कहा हैमबर्गर बेचने के। लेकिन रे क्रोक ने हंसकर कहा, नहीं, मेरा बिजनेस रियल एस्टेट है। ये एक शानदार नजरिया है।
वो जानते थे कि उनका असली बिजनेस हैमबर्गर बेचना नहीं, बल्कि उस हर फ्रेंचाइजी की जमीन और लोकेशन को खरीदना है जो दुनिया के सबसे व्यस्त चौराहों पर होती है। हैमबर्गर तो बस उस जमीन का किराया चुकाने का एक जरिया था। बिल्कुल, उनका ध्यान हमेशा अपनी संपत्ति वाले कॉलम पर था, हैमबर्गर पर नहीं। तो एक आम इंसान जो नौकरी कर रहा है उसके लिए इसका क्या मतलब है? क्या उसे नौकरी छोड़कर बिजनेस शुरू कर देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। किताब कहती है अपनी दिन की नौकरी बनाए रखें, अपने बिल चुकाएं, लेकिन अपनी तनख्वाह से जो भी पैसा बचता है उसे महंगी कार या छुट्टियों जैसे दायित्वों पर खर्च करने के बजाय आय उत्पादक संपत्तियां यानी इनकम जनरेटिंग एसेट्स खरीदने में लगाएं। हाँ, जैसे ऐसा बिजनेस जिसमें आपकी शारीरिक मौजूदगी जरूरी ना हो, या फिर स्टॉक, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड, आय देने वाली रियल एस्टेट। या फिर बौद्धिक संपदा जैसे कोई किताब, संगीत, जिससे आपको रॉयल्टी मिलती रहे। बिल्कुल, ये सब असली संपत्तियां हैं जो आपकी जेब में पैसा डालती हैं, भले ही आप सो रहे हों। तो संदेश साफ है, अपनी नौकरी से तनख्वाह कमाओ, लेकिन अपना असली बिजनेस संपत्ति बनाने को समझो। और ये करने के लिए आपको सिर्फ मेहनत नहीं, बल्कि वित्तीय समझदारी यानी फाइनेंशियल आईक्यू की भी जरूरत होगी। और यहीं पर किताब हमें एक और शक्तिशाली मॉडल से मिलवाती है, कैश फ्लो क्वाड्रेंट। हाँ, ESBI क्वाड्रेंट। ये पैसे कमाने के 4 तरीकों को दिखाता है। E, S, B और I। इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। ऐसे एक नौकरी होती है, इनका मूल मंत्र है सुरक्षा। ठीक है, फिर आता है एस यानी सेल्फ एम्प्लॉयड। या स्मॉल बिजनेस ओनर। ये लोग अपना काम खुद करना पसंद करते हैं। डॉक्टर, वकील या छोटे दुकानदार। इनका मूल मंत्र है परफेक्शन। अगर कोई काम अच्छे से करवाना है तो खुद करो। हाँ, वही। ये हुआ क्वाड्रेंट का बायां हिस्सा। ई और एस, यहाँ लोग समय बेचकर पैसा कमाते हैं। अब दाईं तरफ आते हैं। बी का मतलब है बिजनेस ओनर। बड़े बिजनेस के मालिक। ये लोग नौकरी नहीं करते, बल्कि एक सिस्टम बनाते हैं और होशियार लोगों को उस सिस्टम को चलाने के लिए काम पर रखते हैं। और आखिर में आई यानी इन्वेस्टर, निवेशक। ये लोग पैसे से पैसा बनाते हैं। इनका पैसा इनके लिए सबसे मेहनती कर्मचारी होता है। इनका मूल मंत्र है स्वतंत्रता। बहुत अच्छे से समझाया। तो मतलब क्वाड्रेंट का बायां हिस्सा ई और एस सुरक्षा पर केंद्रित है, और दायां हिस्सा बी और आई स्वतंत्रता पर। और किताब का तर्क है कि सच्ची वित्तीय स्वतंत्रता के लिए आपको बी या आई क्वाड्रेंट में जाना ही होगा। लेकिन ये 90 के दशक के हिसाब से तो ठीक लगता है। आज की गिग इकोनॉमी में जहां लोग फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, कंटेंट बना रहे हैं, क्या ये लाइनें धुंधली नहीं हो रही हैं? ये आज के दौर का सबसे मौजूद सवाल है, और इसका जवाब है कि ये क्वाड्रेंट एक मानसिकता को भी दिखाता है। अच्छा। एक फ्रीलांस कोडर जो हर प्रोजेक्ट खुद करता है वो एस है, लेकिन अगर वो एक एजेंसी बना लेता है, दूसरे कोडर्स को काम पर रखता है और खुद सिर्फ क्लाइंट मैनेजमेंट देखता है, तो वो बी बन जाता है। अच्छा, तो ये पद के बारे में नहीं, सिस्टम बनाने और मानसिकता के बारे में है। बिल्कुल। और इस यात्रा के लिए यानी बाएं से दाएं जाने के लिए सबसे जरूरी चीज है फाइनेंशियल आईक्यू। हाँ, फाइनेंशियल आईक्यू के 4 मुख्य पहलू बताए गए हैं। पहला है अकाउंटिंग यानी वित्तीय साक्षरता। आपको नंबरों की भाषा समझनी होगी। दूसरा है निवेश यानी पैसा बनाने वाले पैसे का विज्ञान। तीसरा है बाजारों को समझना यानी सप्लाई और डिमांड का खेल। और चौथा और शायद सबसे जरूरी है कानून। टैक्स के नियम और कॉर्पोरेट सुरक्षा को समझना। ये टैक्स वाला पॉइंट बहुत दिलचस्प है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा कानूनी फायदा है। एक आम कर्मचारी पहले कमाता है, फिर सरकार उस पर टैक्स लगाती है और फिर वो बची हुई रकम से खर्च करता है। जबकि एक कॉर्पोरेशन, जिसलिए बी या आई क्वाड्रेंट के लोग इस्तेमाल करते हैं, वो पहले कमाता है, फिर अपने सारे बिजनेस के खर्चे करता है और फिर जो मुनाफा बचता है सिर्फ उस पर टैक्स देता है। ये तो बहुत बड़ा अंतर पैदा करता है। बहुत बड़ा। तो रिच डैड पुअर डैड का सार यही है कि वित्तीय स्वतंत्रता सिर्फ ज्यादा कमाने या कड़ी मेहनत करने से नहीं मिलती, बल्कि वित्तीय शिक्षा से मिलती है। ये अपनी सोच को कर्मचारी से बदलकर निवेशक की सोच बनाने के बारे में है। दायित्वों पर नहीं, संपत्तियों पर ध्यान केंद्रित करने के बारे में है। और सबसे बढ़कर ये समझने के बारे में है कि पैसा असल में काम कैसे करता है, ताकि आप पैसे के लिए काम करने के बजाय पैसे से अपने लिए काम करवा सकें। तो आज की बातचीत को यहीं रोकते हैं।
ये सिर्फ अमीर बनने के बारे में नहीं है, बल्कि पैसे की ताकत को समझने और उसे अपने पक्ष में इस्तेमाल करने के बारे में है। बिल्कुल। ज्ञान हासिल करना पहला कदम है, लेकिन उस ज्ञान को लागू करना ही असली शक्ति है। और इसी के साथ एक सवाल जो दिमाग में घूम रहा है। किताब में कहा गया है, महान अफसर आपकी आंखों से नहीं, आपके दिमाग से देखे जाते हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि आज की इस तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया में ऐसे कौन से अवसर हमारे चारों ओर मौजूद है, शायद हमारे फोन में, हमारे लैपटॉप में, जिन्हें हम केवल इसलिए नहीं देख पा रहे क्योंकि हम उन्हें अपनी आंखों से यानी पारंपरिक तरीकों से खोजने की कोशिश कर रहे हैं, अपने प्रशिक्षित दिमाग से नहीं।